आज का मंडे नाइट रॉ काफी क्रेजी था भाई। ब्रॉक लेसनर को चीटी की तरह मसल के रख दिया है। रोमन रेंज ने फाइनली रुला दिया है सीएम पंक और स्नैप कर दिया है सीएम पंक ने एज अ बेबी। एंड अ लॉट हैपेंड ऑन मंडे नाइट रॉ भाई। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने भी हिंट दे दिया है कि वो किसी के साथ तो भाई बात कर रहे हैं जिसने की स्पेक्यूलेशन को फिर से ऑट कर दिया। और लोग कहाँ जाएंगे ये भी हमें पता है। तो भाई शुरुआत से बात करते हैं पूरे शो के बारे में। तो भाई इंटरेस्टिंग पॉइंट ही कवर करने वाला हूँ भाई। शो की शुरुआत बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसमें सेथ रॉलिंस है अपनी पूरी मार्क्स आर्मी के साथ और भाई अलग से निकल के आते हैं, ट्रैश टॉक करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। उतनी देर में भाई पॉल हेमन आते हैं भाई क्लासिक अंदाज में। फिर से भाई उन्होंने वो मैजिक दिखाया स्क्रीन पे कि वाई ही इज वन ऑफ द गोट्स। और भाई पूरा अपने फेस में ब्रूस्ड थे, वो पूरा अच्छे से मेकअप किया हुआ था। एंड आई डोंट नो भाई क्या पता उन्होंने सच में कट वट लिया हो अपने नोज पे, फिर से ना सोए हो। क्योंकि पिछली बार जब ऐसा सेगमेंट था जब उन्हें ब्लड लाइन से किक आउट किया था तब भी भाई वो एक रात नहीं सोए थे ताकि वो कैरेक्टर में आ सके। तो इस बार भी वो स्पेशल तरकीब करी होगी उन्होंने। एंड भाई उन्होंने जिस तरीके से बुलाया भाई ब्रॉक लेसनर को, वो सबको एक्सपेक्टेड था कि ब्रॉक लेसनर आएंगे। ब्रॉक लेसनर ने भाई पूरी आर्मी को विप किया अकेले ने। जैसे ही सेथ रॉलिंस जो कि मेडिकली अनक्लियर्ड है अभी भी उनके पास जा रहे थे अटैक करने के लिए, और हमें लग ही रहा था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फिर से बुक होने वाला है फॉर मेनिया। भाई ओबा फैमी आ जाते हैं। ओबा फैमी के लिए जो चांस लगे, एंड टू बी ऑनेस्ट जिस मूवमेंट पे ओबा आए भाई वो दैट वाज परफेक्ट सिनेमैटिक मूवमेंट। तो भाई जो वो पॉप मिली उसको मैं जस्टिफाइड बोलूंगा भाई। ओबा फैमी का ऑरा फार्म करवा दिया है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने। चलो कुछ तो भाई अच्छा हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रेस करना चाहूंगा जिस तरीके से ओबा को बुकिंग मिली एंड आखिरकार उन्हें मैच मिला ब्रॉक के साथ। बट भाई ये नहीं था इट मूवमेंट वो था जब ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं सेथ रॉलिंस की तरफ, जो कि रोल आउट हो जाते हैं। और जैसे ही वो सामने आते हैं भाई ओबा उठा लेते हैं उन्हें पूरा ऊपर, अपने सर के ऊपर ले जाते हैं ओबा फैमिली और डायरेक्ट भाई उन्हें डंप करते हैं, पावर बॉम्ब देते हैं। एंड भाई दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट टू बी ऑनेस्ट। और भाई उन्हीं के ऊपर उनकी छाती पे पैर रख देते हैं और स्टेटमेंट देते हैं सीधा भाई रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करते हुए कि मैं आ रहा हूं भाई रेसलमेनिया में और मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अब कुछ क्लिप्स वायरल जा रही है जो कि दिखा रही है कि ब्रॉक लेसनर ही भाई ओबा को बोलते हैं कि भाई मेरी छाती पे पैर रख ले, बिकॉज भाई लेसनर इज अ रियल लाइफ बीस्ट। उसकी इच्छा के बिना आप ये सब हरकतें कर नहीं सकते हो। ऐसे ही सिमिलर उन्होंने कुछ किया था ड्रू मैकिंटायर वाली राइवलरी में भी। उन्होंने ड्रू को बोला था भाई टाइटल उठा ले ताकि तू अच्छा लगे। तो दिस इज गुड भाई। जो भी एलिगेशंस और रिपोर्ट्स बीच में आ रही थी कि भाई ब्रॉक लेसनर चाह रहे हैं कि वो अपने रिटायरमेंट मैच तक हारे नहीं, पहली बात तो अभी उनका रिटायरमेंट होगा नहीं, समर स्लैम तक तो बिल्कुल नहीं होने वाला उनका रिटायरमेंट। तो भाई यहाँ पे है कि भाई ब्रॉक लेसनर इज नाउ ट्राइंग टू गिव इंडस्ट्री व्हाट इट हैज गिवन टू हिम। और भाई वो चाह रहे हैं कि जो टैलेंट्स है वो ओवर हो जाए। बट मेरी एक ही प्रॉब्लम है, कहीं भाई ओबा का भी वही हाल ना हो जो ओमास का हुआ था। बिकॉज ओमास को भी कुछ सिमिलर बुकिंग मिली थी भाई, मैच मिला था, तो उनका भी कुछ सिमिलर फेट ना हो जैसा कि भाई ओमास के साथ। तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि ओबा के साथ ये गलती करने वाले हैं भाई। एंड इसके ऊपर भाई कोफी किंगस्टन ने भी रिएक्ट किया कि भाई हमारे लिए रिवेंज लो, क्योंकि भाई कोफी किंगस्टन का क्या हाल किया था लेसनर ने इन फेमस टाइटल मैच के अंदर, जहां भाई उनकी टाइटल छीन ली थी बहुत ही बुरी तरीके से स्कॉच करके। तो काफी अच्छा मेरे को ओवरऑल सेगमेंट लगा। नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज हैं तो आप कियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप वीकली बिल्ड करोगे भाई ब्रॉक को तो कुछ अच्छा ही निकलेगा। बिकॉज ब्रॉक लेसनर के लिए ना अगर आप देखो भी इससे बेटर मैच है ही नहीं। ब्रॉक लेसनर के बारे में आप सोचोगे तो आपको एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी सोच के। आप उनको किसी के भी अगेंस्ट रख दो, आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। ब्रॉक लेसनर को कुछ तो कैरेक्टर चेंज करना चाहिए या फिर भाई स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होना चाहिए। बिकॉज ये छोटे छोटे शूट मैचेस तो भाई उनके लिए सेंस नहीं बनाते। आप इन्हें कह सकते हो कि भाई जस्ट अ बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि धीरे धीरे भाई फेड अवे होता जा रहा है। विंस मैकमैन बहुत अच्छा से इस चीज को यूटिलाइज करते थे, बट शायद ट्रिपल एच नहीं कर पा रहे हैं। बट स्टिल आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट था भाई। उसके बाद हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं जो मेन स्टोरी लाइन है रोमन रेंज एंड सीएम पंक वाली, क्योंकि वही इंटरेस्टिंग था शो पे। बाकी तो भाई सब कुछ फिलर्स थे। तो भाई यहाँ पे रोमन रेंज बाहर आते हैं, सीएम पंक को कॉल आउट करते हैं, दोनों में प्रोमो वॉर होती है। बट वंस अगेन भाई मैं यहाँ कहना चाहूंगा दोनों को पहली बात तो क्रिएटिव फ्रीडम है जो कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भाई। फिर से सीएम पंक ने भाई ओवरवेल्म कर दिया था यहाँ पे रोमन रेंज को। रोमन रेंज ना ओपिनियन नहीं दे पा रहे थे अपने, और एक जगह पे तो मुझे लगा रोमन रेंज शायद भूल गए हैं, तभी उन्होंने ये वाली लाइन बोली कि हमें पता है कि तुम माइक पे बहुत अच्छे हो, तुम बोलते हो, बट भाई जब बात आती है असली काम करने की तो तुम नहीं कर सकते ये चीज। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम बुढ़े हो चुके हो। और भाई इस बात पे ही चिढ़ गए हमारे सीएम पंक और उन्होंने स्नैप कर दिया रोमन रेंज के ऊपर भाई। ऑल्दो आई फील कि हाँ ये बहुत अच्छा सेगमेंट था, बट एट द सेम पॉइंट आई फील कि यहाँ पे और कुछ भी हो सकता था। रिमेंबर भाई जब वो मिशनरी वाली लाइन बोली थी जॉन सीना को, दैट वाज रियली आइकॉनिक। तो ऐसा कुछ भाई एजे ली को इन्वॉल्व करके अगर बोल देते रोमन रेंज तो कुछ एक आइकॉनिक मूवमेंट हो जाता। बिकॉज इवन सीएम पंक ने भी लाइन क्रॉस करी थी यहाँ पे उनके
फादर को मेंशन करके, तो अगर उनकी अलाइव वाइफ को, जो कि भाई एक WWE सुपरस्टार है, तो वो तो उनको इन्वॉल्व करना तो जस्टिफाइड था ही मेरे हिसाब से। तो भाई एक थोड़ा सा यहाँ पे आप मूवमेंट दिखा सकते थे कि यहाँ पे रोमन रेंज भी ब्रूटल जा रहे हैं, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी पूरा एक महीना है रेसलमेनिया में, बहुत सी चीजें होने वाली है इस रोड टू रेसलमेनिया पे, तभी अभी कोई ब्रॉल वगैरह या फिर रोमन रेंज अपना टेम्पर लूज करते हुए नहीं दिखे। इवन ब्लड लाइन उनके साथ नहीं थे, उसोज उनके साथ नहीं थे। तो भाई धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होगी और एकदम से पेस पकड़ेगी चीजें जैसे रेसलमेनिया पास आएगा, तो आपको बैक एंड फोर्थ चीजें देखने को मिलेगी एक ही शो पे। तो अभी धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग है भाई इस राइवलरी के, यू कांट कंप्लेन। भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने शो पे देखी थी, वो देखी थी कि भाई रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट जहां फोन पे वो किसी से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग, वो जब बोल रहे थे कि मैं माइकल कोल को इंटरव्यू दूंगा, उन्होंने उसको भाई कैंसिल करा और वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे। एंड यहाँ से भाई अब स्पेकुलेशन चालू होती है और वो एक लाइन ड्रॉप करते हैं जो कि हमारे कोडी रोड्स का सिग्नेचर है, रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। और यहाँ से स्पेकुलेशन चालू गए कि क्या रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन या फिर भाई लेगेसी 2.0 बनने वाली है, या फिर क्या रॉक इसके पीछे है। तो भाई स्पेकुलेशंस आर हॉट, तो उसके लिए आपको भाई स्मैकडाउन देखना पड़ेगा। एंड मंडे नाइट रॉ पे स्मैकडाउन को बिल्ड कर दिया, क्लिफ हैंगर डाल दिया, जो कि अच्छी एंडिंग थी, अच्छा इनिशिएट था फ्रॉम ट्रिपल एच एंड क्रिएटिव्स की। यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं बियॉन्ड ब्रांड्स जाके भी की राइवलरीज को प्रमोट करें अलग अलग ब्रांड्स पे, जो कि अच्छी चीज है। एंड टू बी ऑनेस्ट स्मैकडाउन के लिए अब एक्साइटमेंट फील हो रही है, तो ये भी ओवरऑल एक अच्छी चीज थी। तो भाई इस वीडियो में आप अपने भी थॉट्स दे सकते हो अबाउट मंडे नाइट रॉ। आपको बता दूं भाई बोथ ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज आर एडवर्टाइज्ड फॉर नेक्स्ट वीक एज वेल। तो भाई नेक्स्ट वीक का भी काफी अच्छा मंडे नाइट रॉ होने वाला है। तो भाई जरूर से बताना अपने ओपिनियंस कमेंट के अंदर, आप इस पूरे मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में क्या सोचते हो और आगे आपके हिसाब से क्या होने वाला है। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।